हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं स्मिता। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए शुभ हो। का पहला वीडियो है तो आई थॉट कि कुछ ऐसा किया जाए कि एज अ कम्युनिटी सभी मोटिवेट हों। तो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो। यानी कि इसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, जस्ट जो प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ अपनी किचन में वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी देख के मोटिवेशन मिले और आपके कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में हमेशा आप फ्लोर मैट का यूज़ करें, और लॉन्ग वाली फ्लोर मैट है तो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे एक तो साफ़ करना उसे इजी रहता है, जो भी चीज़ ऊपर से गिरेगी उसके दाग आपके फर्श पे नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही विंटर्स हैं तो विंटर्स में फ्लोर मैट होने की वजह से अगर आप विदाउट स्लीपर भी किचन में काम करना चाहते हैं तो बहुत ईजी रहता है। इसके साथ एक और फ़ायदा इससे है, अगर कोई चीज़ अचानक आपके हाथ से ऊपर से गिरती है तो मैट होने की वजह से वो एकदम टूटती नहीं है। तो इस तरह से मैट यूज़ करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, इसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान है। किचन में काम करते हुए हम चिमनी और गैस स्टोव को अक्सर वाइप कर लेते हैं, बट अगर वीकली बेसिस पर हम इसकी डीप क्लीनिंग कर लें तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं इकट्ठी हो जाती। तो यहाँ पर सिंपल सा एक सोल्यूशन आप बना सकते हैं, विनेगर वाटर एंड सोप के साथ में, उससे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इस सोल्यूशन को यूज़ कर रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे जस्ट मैं हल्के से गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ, बट वीकली बेसिस पे इस तरह से पूरा अंदर बाहर इसको क्लीन कर ले तो काफ़ी इजी रहता है काम हमारा। जब भी आप किचन में डीप क्लीनिंग करें तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करें, ताकि ऊपर से जो भी गंदगी है वो नीचे ही गिरती है। तो पहले ऊपर वाला सरफेस क्लीन हो जाए, उसके बाद नीचे। तो यहाँ पर मैंने चिमनी के बाद गैस स्टोव स्टार्ट किया है, और गैस स्टोव पर जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं उसे एक बार स्प्रे कर दें और उसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर स्क्रब करना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो भी लिक्विड है उसको काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। और साथ ही आप ब्रश का यूज़ करें, ताकि जो भी रेसिड्यू रह जाते हैं खाने के वो इससे बहुत ही इजीली स्क्रब हो जाते हैं। कोने कोने से आप साफ़ कर सकते हैं और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने स्क्रब कर दिया है। लास्ट में बस आप गर्म पानी ले लें और उससे अच्छे से वाइप कर लें। आप रेगुलर बेसिस पे भी इस तरह से गर्म पानी से गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे नोब होते हैं और जो गैस के स्टैंड होते हैं उनको भी क्लीन करना नहीं भूलें। ये आप डीप क्लीनिंग के टाइम पे कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इनको करती रहती हूँ, फिर भी यहाँ पर काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, स्पेशली तब जब हमारे गैस स्टोव पर दूध गिर जाता है या चाय गिर जाती है या दाल स्पिल हो जाती है, तब ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से एक मेटल का ब्रश आप ले लें, उससे इसको स्क्रब कर लें और एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको इस तरह से क्लीन करें। तो आप देखेंगे बहुत ही इजी हो जाता है इसको क्लीन करना। अगर आप ऐसे ही पानी की हेल्प से करने लगेंगे तो ये क्लीन नहीं होता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। मैं लाइजॉल यूज़ करती हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है। मैं डीप क्लीनिंग के लिए हमेशा लाइजॉल ही यूज़ करती हूँ। ये स्प्रे आता है, स्पेशली इस तरह के दाग धब्बों को क्लीन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप एक बार इसको क्लीन कर लें तो यहाँ पर आप पानी का यूज़ नहीं करें, एक सूखे कपड़े से अच्छे से वाइप कर लें, और ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है। इसके बाद जो हमारे नोब हैं उनको क्लीन करने के लिए भी आप कोई मेटल ब्रश ले सकते हैं। अगर उस पर बहुत ज़्यादा आपको दाग दिख रहे हैं, जैसे अभी लास्ट वीक मेरे गैस पर दूध गिर गया था काफ़ी सारा, ऊपर से तो मैंने वाइप कर लिया था, पर जो अंदर चला गया था उसके बाद 1 हफ्ते तक कुकिंग हुई है तो उससे जो दाग हैं वो काफ़ी हार्ड हो गए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी में डिस लिक्विड डालकर इनको इस तरह से रब करके थोड़ी देर छोड़ दिया था, और उसके बाद इनको क्लीन किया है। घर में किसी भी एरिया की क्लीनिंग जब हम करते हैं तो उसमें टाइम तो जाता है, बट एक होम मेकर के लिए वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। जब भी हम किसी एरिया को क्लीन करते हैं और फिर उस एरिया को जब हम देखते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक।
किचन को प्रॉपर क्लीन करने के लिए उसको एक साथ ही ना क्लीन करके अगर हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी हो जाता है, साथ ही वो काम बर्डन नहीं लगता बल्कि हम उस काम को इंजॉय करने लगते हैं। तो मैं इसी तरह से किचन के छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेकर रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। इसके साथ ही जब आप किचन में कुछ चीज़ बॉईल कर रहे हैं या रीहीट कर रहे हैं, आपको पता है आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम है जब आपको जस्ट खड़ा ही रहना है किचन में, तो उस टाइम पे आप किसी भी कैबिनेट को या ड्रॉर को डीक्लटर कर सकते हैं। जैसे मेरी ये कटलरी ड्रॉर है, ये सामने पड़ती है तो जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है इसमें आके डंप हो जाता है। तो जो चीज़ें इसमें हैं वो तो हैं ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी इसमें आ जाता है, उसकी वजह से ट्रे में काफ़ी धूल वगैरह भी हो जाती है। तो जब भी मैं खाना जैसे गर्म कर रही हूँ, इस टाइम पे लंच टाइम है, तो मैंने ये ट्रे निकाल दी है और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने खाली कर दिया है पहले, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से मैं इसको वाइप कर लूँगी क्योंकि मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले ही क्लीन किया था। और हर बार इस तरह से निकाल कर क्लीन करना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप सिंपल अपनी एक एक सेक्शन को देख लें कि उसमें क्या एक्स्ट्रा सामान आपने रख दिया है जो वहाँ से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह से जैसे स्पून की जगह पे स्पून, फोर्क की जगह पे फोर्क, और जो बड़े स्पैचुला हैं उनको उनकी जगह पे रखने से ही वो काफ़ी ऑर्गेनाइज आपको दिखेगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये कैबिनेट विद इन 5 मिनट ऑर्गेनाइज हो गई है। साथ ही इसमें जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने निकाल कर अलग कर दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। क्लीनिंग करना, साथ ही किचन को ऑर्गेनाइज करना, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट क्लीनिंग जो हमने की है उसको मेंटेन करना भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम उसे मेंटेन नहीं रखेंगे तो किचन बहुत जल्दी आपका गंदा हो जाएगा। जैसे हम किचन में कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक एक्स्ट्रा प्लेट ज़रूर रखें, ताकि अगर आपको कुछ पील करना है, कट करना है, तो उसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है उसको आप उसमें कलेक्ट कर लें। या चॉपिंग बोर्ड का अगर यूज़ नहीं है उस काम में तो आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कलेक्ट कर लें, तो आपका जो सरफेस है वो एकदम क्लीन रहेगा। यही चीज़ आप जब रोटी बनाते हैं उस टाइम पे आप कोई पेपर नीचे यूज़ कर लें या फिर कोई कपड़ा रख लें रेगुलर बेसिस पे जिसको आप रखें और उसके ऊपर फिर रोटी बनाएं। इससे जो भी डस्ट वगैरह गिरेगी वो कपड़े के ऊपर गिरेगी और उसके बाद आपका किचन जब आप देखेंगे बाद में तो आपका किचन एकदम क्लीन ही रहेगा। इस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी किचन में जस्ट आपको सिंपल वाइप ही करना पड़ेगा बाद में, और आपको कुछ ज़्यादा गीला कपड़ा भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही काफ़ी लोग कुकिंग करते हुए स्पैचुला को गैस पर रख देते हैं या फिर किसी भी सरफेस पर ऐसे ही रख देते हैं तो उससे उसमें दाग पड़ जाते हैं। बट अगर आप कोई पर्टिकुलर प्लेट रख लें उसके लिए, या चॉपिंग बोर्ड है तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये आपकी हैबिट में आ जाता है और आपका किचन काउंटर टॉप या फिर गैस स्टोव अननेसेसरी गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सी टिप होती हैं ये, छोटी छोटी हमें पता भी होती हैं बट हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और जल्दी के चक्कर में दाग वगैरह पड़। इसके साथ ही कुकिंग करते हुए जो भी चीज़ें हमने निकाली हैं उनको रखते टाइम उनको वाइप करके रखें। जैसे मसाला डिब्बा है, यहाँ पे ऑयल कंटेनर रहते हैं, उनको आप अगर वाइप करके रखते हैं, नाइफ़ है उनको वाइप करके रखते हैं, तो आपको उनको अननेसेसरी अगेन एंड अगेन क्लीन नहीं करना पड़ेगा। वाइप करने से ही वो अच्छे से क्लीन रहेंगे। इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को भी इमीडिएटली क्लीन कर लें और वाइप करके रख दें तो वो सालों साल एकदम क्लीन रहता है। फ्रिज से कोई चीज़ निकाली है तो उसको भी आप वाइप करके रख। इस तरह से आपके फ्रिज की जो सेल्फ है वो भी गंदी नहीं होगी। मैं फ्रिज के हैंडल पर ही एक टॉवल लटका के हमेशा रखती हूँ ताकि अगर हमें अचानक खोलना पड़े तो उससे हम अपना हाथ वाइप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे किचन टॉवल्स होते हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे हमें सैनिटाइज़ करना चाहिए। जैसे दिन भर की क्लीनिंग के बाद शाम को मैं अधिकतर जब किचन वाइप करती हूँ उस टाइम पे गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और चाहे तो आप विनेगर या फिर लेमन जूस अगर आपके पास है तो लेमन आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बूंदे लेमन की इसमें ऐड कर दी हैं और इसमें हम डिप करके रख लेंगे अपने किचन टॉवल्स को। इनको आप 2-3 घंटे के लिए इस तरह से कर दें। शाम को चाय के टाइम पे आप कर लें और रात को आप इनको धोकर सुखा दें तो सुबह आपको एकदम क्लीन मिलेंगे ये। तो इस तरह से मैं इनको अधिकतर सोक करके रख देती हूँ, तो इस तरह से डिसइंफेक्ट भी हो जाते हैं और इनको क्लीन करना भी ईजी रहता है। विंटर सीजन में इलेक्ट्रिक केटल का हम बहुत यूज़ करते हैं किचन में, चाहे कुकिंग करनी हो या क्लीनिंग करनी हो, केटल हमारी हमेशा रेडी रहती है।
इतना सारा ये काम हमारे लिए करती है, तो इसकी डीस्केलिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप 1-2 दिन छोड़कर या 1 वीक में एक बार कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपके यहाँ पानी हार्ड है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ तो बहुत हार्ड पानी आता है, तो 2-3 दिन में मुझे करना ही पड़ता है ये, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इसके लिए जस्ट हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, उसमें 2-4 बूंदें आप लेमन जूस की डाल दें या फिर 1 चम्मच आप विनेगर डाल दें। तो मैंने यहाँ पर जो लेमन लिया था उसी को इसमें ऐड कर दिया है और हाफ इसको पानी से भर के यहाँ केटल को मैंने हीट करने रख दिया है। इसमें हम 2-3 बॉईल आने देंगे, खौलने देंगे पानी को इसमें। जब तक हमारा ये पानी खौल रहा है तब तक सिंक को देख लेते हैं। मैं अधिकतर ये दोनों काम एक साथ करती हूँ, क्योंकि जो पानी मैंने गर्म किया है वो सिंक को क्लीन करने के भी काम आता है। तो यहाँ पर सिंक में हमेशा थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से रब कर दें और इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब तक कि आपकी केटल में पानी गर्म हो रहा है। और उस गर्म पानी को भी मैं थोड़ी देर छोड़े रखती हूँ, तो ऐसे अगर टाइम मिल जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप सेम पानी को सिंक में आप डालेंगे, तो सिंक साथ के साथ विनेगर है उसमें बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे बहुत आसानी से आपका सिंक भी क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए केटल मैंने निकाल ली है और उसका जितना भी पानी है उसको आप फेंक सकते हैं पहले, या फिर बहुत ही केयरफुली आप बाहर से भी बेकिंग सोडा और इस लिक्विड के साथ में इसको वाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको वाइप कर लिया है और इसके बाद लिड इसकी अलग हो जाती है, तो लिड को भी मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया है। इलेक्ट्रिक केटल को नीचे की तरफ से आप पानी के कांटेक्ट में ना लाएं, अगर लाते भी हैं, जैसे मैं क्लीन कर रही हूँ, आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ इसे, तो मैं पानी से इसे नहीं बचा पाऊंगी। थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी कि पानी नीचे की तरफ ना जाए। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद इसको आप अच्छे से वाइप कर लें, सुखा लें और एकदम इसको यूज़ नहीं करें। कम से कम 3-4 घंटे का बीच में टाइम दें ताकि केटल आपकी अच्छे से ड्राई हो जाए। हो सके तो आप इसे थोड़ी देर धूप में रख दें, इस तरह से केटल आपकी अच्छे से ड्राई हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम रहते हैं। एकदम गीली केटल को आप दोबारा से यूज़ नहीं करें, उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें या फिर धूप में रख दें। तो देखिए केटल हमारी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इसके बाद इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सिंक भी देखिए बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इस पानी में लेमन था, तो लेमन बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है और बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो जो लेमन मैंने इसमें ऐड किया था उससे मैंने थोड़ा सा स्क्रब कर दिया है सिंक को, और सिंक एकदम चमचमाता आपका हो जाएगा। इस तरह से 1-2 काज हो जाते हैं, एक काम के साथ साथ आपको दूसरा काम भी आपका फ्री में हो गया है। यहाँ पर आपको केटल तो क्लीन करनी ही थी, उसमें लेमन भी है, तो उसी पानी से मेरा सिंक भी क्लीन हो गया है। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। सिंक को आप हमेशा लास्ट में क्लीन करें ताकि थोड़ी देर तो वो ड्राई रहे, अदरवाइज़ आप बीच में उसे क्लीन कर लेंगे फिर उसमें कुछ गंदगी आ जाएगी, तो इस तरह से वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाएगा और उसमें फिर से वाटर स्टेन हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन मैंने कर लिया है और उसके बाद एक वाइपर की हेल्प से जो भी इसमें पानी है उसको अच्छे से सेंटर में ला के ड्रेन कर दें, या फिर किसी सूखे कपड़े से भी आप अच्छे से अपने सिंक को वाइप कर सकते हैं। किचन को वैसे तो हम दिन भर कई बार क्लीन करते हैं, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, बट जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग पार्ट होता है वो होता है डिनर के बाद। उसको आप कभी भी अवॉइड नहीं करें। जस्ट 5 to 10 मिनट लगते हैं किचन को वाइप करने में। बस आप ये मेक श्योर करें कि किचन में कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड नहीं हो, गैस स्टोव के ऊपर कुछ भी गिरा नहीं होना चाहिए। इससे आपके किचन में कॉकरोचेज़ या अदर इंसेक्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही जब आप स्लैब क्लीन करते हैं तो मेक श्योर करें कि स्लैब की जो कॉर्नर्स होती हैं उन पर ज़रूर आप एक बार कपड़ा मारें। इससे क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हमारी खाने की चीज़ें वहाँ पे इकट्ठे हो जाती हैं, उसके वजह से किचन में इंसेक्ट आ जाते हैं। किचन में हमेशा अच्छी खुशबू रहे उसके लिए आप किचन में सोने से पहले थोड़ी देर के लिए कैंडल जला सकते हैं, या कोई भी इसेंशियल ऑयल किसी डिफ्यूज़र में डाल के आप थोड़ी देर के लिए उसे ऑन कर दें। तो इससे किचन तो आपका महकता रहेगा ही, साथ ही कोई इंसेक्ट वगैरह भी आपकी किचन में एंटर नहीं करेंगे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।